तो ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ शेख। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपडेट बता दें, हिमाचल में बीजेपी 31 सीटों पर आगे चल रही है और उसके पहले गुजरात में बीजेपी 141 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए, दोनों ही जगह विधानसभा चुनाव हुए हैं और मतगणना आज जारी है, रुझान सामने आने लगे हैं। आपको बता दें कि आज 6 सीटों पर आगे चल रही है, गुजरात में बीजेपी 141 सीटों पर आगे। तो कभी खुशी कभी गम। कल एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने अच्छी खासी बढ़त ली, बहुमत लिया, मेयर के लिए जद्दोजहद चल रही है। तो गुजरात से आम आदमी पार्टी के लिए निराश करने वाले नतीजे और गुजरात एक बार फिर बीजेपी अपना किला बचाए हुए 182 सीटें, बहुमत के लिए चाहिए 92 जो कि मैजिकल नंबर है, और ऐसे में 141 सीटों पर गुजरात में बीजेपी आगे चल रही है और ये बहुत बड़ी जीत की तरफ बीजेपी आगे बढ़ रही है। हिमाचल की बात करें, हिमाचल में 30 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 36 सीटों पर आगे चल रही है, नेक टू नेक फाइट चल रही है। 2 सीटों पर अन्य आगे हैं जिसमें निर्दलीय या बाकी क्षेत्रीय दल होंगे। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर हिमाचल में जो है वो है अग्निवीर भर्ती को लेकर भी। हिमाचल वो प्रदेश है जहां से बहुत ज्यादा सेना में युवा आते हैं और ऐसे में अग्निवीर जब अभी लॉन्च हुआ है तो उसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा, ओडीओपी, ओआरओपी, पेंशन, डीए, ये सारे मुद्दे हैं जो वहां अफेक्ट करते हैं स्थानीय मुद्दों के साथ साथ। तो ऐसे में नेक टू नेक फाइट हमें हिमाचल में देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और चलिए अब भानु प्रतापपुर उपचुनाव की बात कर लेते हैं। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, रुझान भी सामने आने लगे हैं। सावित्री मंडावी कांग्रेस की प्रत्याशी अभी आगे चल रही हैं। ब्रह्मानंद नेताम को पिछाड़ के सावित्री मंडावी जो डाक मतपत्रों की गिनती जारी है उसके रुझानों में आगे चल रही है। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे इस दौरान। मुकेश शर्मा जी बीजेपी से, अजय साहू जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, अशोक तोमर जी वरिष्ठ पत्रकार और हमारे जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सत्यप्रकाश, आपसे अपडेट ले लूंगी, क्या अपडेट है फिलहाल, क्या रुझान? सत्य, आवाज नहीं आ रही और आवाज आनी बहुत जरूरी है। वोटर साइलेंट था, आप भी साइलेंट हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। मैं लौट रहा हूं आपके पास, जरा मुकेश जी के पास चलते हैं। मुकेश शर्मा जी, सर आप तो कह रहे थे कि सीधी टक्कर सावित्री मंडावी से है, ये तो नेक टू नेक फाइट चल रही है आपकी अकबर राम खुर्राम से, ये थोड़ी तय हुआ था? देखिए, अभी ये 19 राउंड की गिनती होनी है, तो पहला राउंड है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन तमाम प्रलोभन के बावजूद, सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के बाद आज ये स्थिति बनी है कि उस क्षेत्र के आदिवासी भाई अपने आप को कांग्रेस के साथ और कांग्रेस पार्टी से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, जैसे कि अशोक जी बता रहे थे कि वहां के आदिवासी लोग सरकार से संतुष्ट नहीं होने के कारण वहां पे एक अलग दल के रूप में आए हैं। और ऐसी स्थिति में आने वाले समय में अगले चुनाव में और भी भयावह स्थिति बनेगी। तो इस प्रकार की स्थिति बन रही है और ये अभी कांग्रेस की जीत की खुशी मनाने का समय नहीं है, तो पहला दौर है। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ मुकेश जी आपसे कि अगर ये अभी शुरुआती दौर है, पहला राउंड की काउंटिंग हो रही है, अभी से ही आपने प्रशासन पे वो दबाव, लोभ, लालच, वो उनके आरोप लगाने शुरू। अजय जी सीधा बोलेंगे कि हार के लिए अभी से डेफिनेशन आप ऐसा शुरू कर रहे हैं? हम तो रिजल्ट चुनाव के समय से ये बात करते आ रहे हैं, जब चुनाव चल रहा था उस समय से लगातार हम ये कहते आ रहे हैं कि यदि यहाँ पे फेयर चुनाव हो, कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र का लगातार दुरुपयोग नहीं। तो फिर मुकेश जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये लाव लश्कर इतना तामझाम लेके हम ऐसे बैठे हैं सर, फिर तो ऐसा अगर रिजल्ट ऐसे आता है क्या? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि कोई भी वर्ग छत्तीसगढ़ में संतुष्ट नहीं है। एक भी वादा जो इन्होंने किया था, शराबबंदी के वादा, पूर्ण शराबबंदी के वादा करने वाली पार्टी ट्रकों में लगे शराब बांटे चुनाव जीतने के लिए, लेकिन तो इससे और नतीजे रहे हैं वो कुछ और ही कहते हुए नजर आए हैं। जनता संतुष्ट है कि नहीं, उन उपचुनाव के नतीजों में पता चला था। हालांकि इस बार क्या होता है वो देखने वाली बात है। सत्यप्रकाश हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, क्या अपडेट, क्या रुझान? बिल्कुल, देखिए आपसे कुछ ही देर में दूसरे राउंड की गिनती के जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे, लेकिन अब तक पहले राउंड की गिनती में कांग्रेस आगे है। कांग्रेस के प्रत्याशी सावित्री मंडावी 1907 वोटों से आगे है और दूसरे राउंड की गिनती का इंतजार है। लेकिन जिस तरह
से अभी तक रुझान आए हैं, उससे ये साफ तौर पे दिखाई देता है कि दुर्कुंदल क्षेत्र की गिनती से शुरुआत हुई है और अगर वहां पे सावित्री मंडावी पहले राउंड में आगे है तो फिर दूसरे राउंड में भी वो आगे हो सकती हैं और इसी बात की पूरी संभावना लग रही है, क्योंकि जिस तरह से मतों का विभाजन दिखाई दे रहा है उससे स्पष्ट है कि इस बार भी मत जो है दूसरे राउंड की गिनती में भी मुझे लगता है कि भाजपा प्रत्याशी से अधिक कांग्रेस प्रत्याशी को मिल सकते हैं। ठीक, सत्या, इत्तेफाक की बात देखिए कि जहां कांकेर की भानु प्रतापपुर सीट, कांकेर से लगा हुआ राजनांदगांव, खैरागढ़ जिला बना, खैरागढ़ में उपचुनाव हुआ, देवव्रत सिंह के निधन के बाद कांग्रेस जिले के नाम पर वो सीट जीत भी गई और इसी भानु प्रताप की कांकेर की भानु प्रतापपुर में जिले ना बनने की वजह से नाराजगी भी सामने आई। सिंपैथी फैक्टर के तौर पर सावित्री मंडावी सामने और जिला ना बनने के लिए लोगों की नाराजगी। क्लैश तो है, बस ये देखना है कि भारी कौन पड़ेगा इन दोनों में से। बिल्कुल, देखिए शहरी जो क्षेत्र है और खासतौर पे व्यापारी वर्ग जो है उनमें कहीं ना कहीं जिले की मांग ज्यादा प्रबल दिखाई दी और अगर जिले के नाम पे वोट पड़े भी होंगे तो फिर वो शहरी वर्ग के मुझे लगता है कि व्यापारी जो मतदाता हैं उनके ज्यादा वोट पड़े होंगे। दूसरी ओर जहां तक सिंपैथी वोट की बात है, निश्चित तौर पे सावित्री मंडावी को पड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात कर रही थी मतदान के दिन, तो उस दिन भी वो भावुक हो गई थी, आंखों से आंसू निकल गए थे उनके। तो कहीं ना कहीं इमोशनल फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं काम तो करता ही है। लेकिन दूसरी ओर अगर जीत कांग्रेस पार्टी की होती है, हालांकि अभी कहना कुछ जल्दबाजी होगा क्योंकि चारामा का जो क्षेत्र है वहां पे भाजपा ज्यादा मजबूत नजर आ रही थी मतदान के दिन भी, और ऐसे भी भाजपा अगर हम पहले के चुनाव में भी देखें तो चारामा क्षेत्र में ज्यादा मजबूत होती है। हालांकि क्या बाद में जब चारामा की गिनती होगी तो शुरुआती बढ़त अगर सावित्री मंडावी की रही तो क्या वो बैलेंस करने वाला होगा, ये देखने वाली बात होगी, या बढ़त बनी रहती है। नहीं सत्या, जो आपने शहरी वोटर की बात की थी कि शहरी वोटर जिले की मांग को लेकर ज्यादा मुखर या नाराज था, तो फिर उस सुदूरवर्ती उस आदमी की क्या बात थी जो जिला मुख्यालय के लिए 45 से 50 किलोमीटर का सफर तय करता है, जो अपने लिए भानु प्रतापपुर को जिला मांग रहा था, जो कहता था कि कांकेर के लिए बहुत दूरी पड़ जाती है हमको। बिल्कुल, लेकिन आसिफ स्थानीय स्तर पे अगर देखिए तो उनके लिए जो लोकल मुद्दे थे वो ज्यादा जिले बनाने की मांग से अधिक लोकल मुद्दे ज्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण थे। वो चाह रहे थे कि अगर विकास के काम और ज्यादा तेजी से हो तो वो बेहतर होगा, और चाह रहे थे कि पानी की व्यवस्था, अगर कहीं खराब सड़क है तो उसकी व्यवस्था हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, रोजगार की बात तो कर रहे थे। तो ऐसे जो मुद्दे हैं वो उन मुद्दों पे ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम विशेष करके बात करें, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां की बात करें, तो वो ज्यादा हावी दिखाई देते हुए नजर आ रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं वजह हो सकती है कि चूंकि दुर्कोंदल क्षेत्र से शुरुआत हुई है ईवीएम मशीनों से गिनती की। बिल्कुल सत्यप्रकाश, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर लोकल मुद्दे हावी हैं तो वहीं कहीं ना कहीं कवासी लखमा भी जब पहुंचे थे वहां पे प्रचार करने के लिए, तो आरक्षण का मुद्दा भी बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आया। वहां पे लोग विरोध करते हुए भी कवासी लखमा का नजर आए। उन्होंने कहा कि आप जब तक आरक्षण नहीं दिलाएंगे तब तक आपको वोट नहीं डालेंगे। तो इस मुद्दे को भुनाने की पुरजोर कोशिश बीजेपी ने की है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कवासी लखमा के फॉलोअर जो हैं वो न सिर्फ उनके विधानसभा क्षेत्र में बल्कि बस्तर के या प्रदेश के अन्य इलाकों में भी हैं। और भानु प्रतापपुर की जहां तक बात करें या जिस तरह से चुनाव कैंपेन में वो शामिल हुई या जिस तरह के दावे वो करते हुए दिखाई दिए, बयान जो उनके आते रहे, आरक्षण के मसले पे जैसे बयान आते रहे, इसका कुछ ना कुछ फर्क तो निश्चित तौर पे पड़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक ऐसा मंत्री जो खुद आदिवासी वर्ग से आता हो, खुद एकदम गरीब तबके से उठकर मंत्री बना हो, जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हो, वैसा आदमी अगर दावा करे कि अगर हम जीतेंगे नहीं तो हम फिर राजनीति ले लेंगे, हम जीतेंगे नहीं तो विधानसभा नहीं है, तो ऐसे अगर दावे करे। और ये इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि एक तरफ जहां ये जिम्मेदारी मिली बीजेपी से बृजमोहन अग्रवाल को, उधर कवासी लखमा पूरी ताकत झोंके हुए हैं। दोनों नेताओं की साख का भी ये सवाल बना हुआ है। बृजमोहन अग्रवाल पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि कम से कम 5वां जब उपचुनाव हो रहा है विधानसभा चुनाव 18 के बाद से, तो कम कम ये तो आ जाए ताकि ये तो दिखे कि हाँ, बस्तर में जितनी ताकत झोंकी है एक सीट लेकर, वहां कम से कम बीजेपी का कार्यकर्ता एक्टिव हो जाए। हमारे साथ एक पैनल में छोटा सा चेंज हुआ है। अजय जी की जगह नितिन भंसाली जी कांग्रेस की तरफ से आ गए हमारे साथ। नितिन जी, स्वागत है आपका। मैं लौटूंगा आपके पास। अशोक सर, एक सवाल आपसे है।
अशोक सर, हमने देखा डी पुरंदेश्वरी जब आई तो हो सकता है कि शायद आला कमान से निर्देश हो या स्थानीय नेतृत्व ने उन्हें बताया हो या टी पुरंदेश्वरी खुद अपना कुछ स्टडी करके आई हो। आते ही सबसे पहले बस्तर पर फोकस, बस्तर बस्तर बस्तर, और उसके बाद अब बस्तर की ही एक सीट, बिल्कुल बस्तर से लगा हुआ कांकेर और उसकी एक सीट। आज यहां के नतीजे बीजेपी की रणनीति, आगे की स्ट्रैटेजी, उस पर क्या असर डालने वाले हैं? मेरे ख्याल से कोई विशेष असर डालने वाला नहीं है। इसलिए एक सीट से आप पूरे बस्तर को डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरी बात, बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य में पावर में अगर आना है तो बस्तर ही एक ठीक बात के माध्यम से ही लोग आते हैं। दूसरी बात, पुरंदेश्वरी चाहे ये इस चीज के महत्व को वो लोग जानते थे, इसलिए वहां जोर दिया। माथुर जी भी आए हैं, वो भी ये जोर दे रहे हैं। और ये मत कहिए, ये मत भूलिए कि वहां से बलराम कश्यप एमपी हुआ करते थे बीजेपी के, उनके लड़के फिर बाद में हुए, उनका दूसरा लड़का एमएलए हुआ करता था। आज परिस्थिति दूसरी है, कांग्रेस पावर में है और भविष्य में भी शायद पावर में रहे, लेकिन ये कह देना कि वहां एकदम कमजोर हो गई है, मैं नहीं मानता हूं। ठीक, बिल्कुल। नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, गढ़ बचाने की चुनौती है, स्ट्रैटेजी भी आपकी एकदम मजबूत थी, सावित्री जी को मैदान में उतारा है, लेकिन ब्रह्मानंद नेताम के सामने एक ऐसे नेता जिनकी पैठ आदिवासियों के बीच में मजबूत मानी जाती है, तो क्या आपका ये जो इमोशनल कार्ड कहीं ना कहीं है, वो आपको लगता है कि यहाँ पे भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए शिवानी, जिस दिन से ये चुनाव अनाउंस हुए थे उसी दिन ये मैंने तो आपके ही चैनल में रिकॉर्ड तोड़ मतों की क्या, मैंने तो कुछ वोट भी बताए थे कि कितने वोट से जीतेंगे, हो सके तो आप उसकी रिकॉर्डिंग निकाल। तो आज दोबारा बता दीजिए सर, कौन सी दिक्कत है, बताइए कितने से जीतेंगे सर? नितिन जी, मैंने तो 1.5 गुना बोला था, पिछले बार की लीड का 1.5 गुना बोला था। अभी जब फाइनल रिजल्ट आएंगे, जब आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है शाम को मैं फिर आपके पास रहूं। तो आप ये देखिए कि कांग्रेस ने अपने नाकाम पर, नाम पर, और उसी प्रकार जिस प्रकार मनोज मंडावी अपने क्षेत्र में एक लोकप्रिय जन नेता थे, आकस्मिक मृत्यु हुई उनकी 5 वर्ष का कार्यकाल भी वे पूरा नहीं कर पाए, तो उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का जो बीड़ा था वो उनकी पत्नी ने उठाया और साथ में कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ा। कहीं पे भी हमने चुनाव को ऐसे हल्के में कहीं पर भी नहीं लिया, हम हर चुनाव को चुनौती मानकर ही लड़ते हैं। और जैसे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल से लेकर विधानसभा स्तर पर जो काम किया, सारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अंत में देखिएगा, ये निर्णय जो है ये कांग्रेस के पक्ष में प्रचंड बहुमतों से होगा, ये भी तय है। भाजपा प्रदेश में भी साफ है, बस्तर में भी साफ है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी जो ये 14 बचे हैं, ये भी अगले विधानसभा में रहेंगे या नहीं रहेंगे वाली स्थिति है। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में और अपने नाम और काम पर है, इसमें कोई तो मत नहीं। मैं आ रहा हूं आपके पास मुकेश जी, उससे पहले मैं आपके पास आऊं, एक सवाल सत्य आपसे है। सत्य, जो हिसाब बताया नितिन भंसाली जी ने, उन्होंने कहा कि 1.5 गुना, तो पिछली बार अगर मनोज मंडावी के वोट को देखें तो वो थे करीब 72,000 जमा कर लीजिए 35,000, इसका मतलब 1,05,000 वोट कांग्रेस के। या अगर वो वोटों के अंतर की बात कर रहे हैं तो वोटों का अंतर था करीब 26,000, उसमें 13,000 और जोड़ लीजिए, यानी कि आधा, यानी 40,000 की लीड आपको लगता है कि यहां से सावित्री मंडावी ले पाएंगी तब, जबकि अकबर राम कोर्राम खड़े हैं। ठीक है, कोमल हुपेंडी नहीं है, ठीक है, जीजीपी नहीं है, ठीक है, बाकी चीजें नहीं है, लेकिन 40,000 का आपको अंतर लग रहा है क्या? देखिए, मुझे तो लगता है कि 40,000 का अंतर फिलहाल जो दिखाई देता है वो बहुत ज्यादा होगा। हालांकि ये है कि जिस तरह से कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है, ये बढ़त अगर बरकरार रहती है तो कांग्रेस जीतेगी और अंतर भी ठीक होगा। लेकिन पिछली बार के मुकाबले ज्यादा अंतर हो और 40,000 तक का अंतर हो, ये अभी थोड़ी सी दूर की कौड़ी लगती है। लेकिन हाँ, जिस तरह का ये मुकाबला दिखा, बेहद दिलचस्प मुकाबला दिखा, त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखा। लेकिन इस बीच में जिस तरह से पहले राउंड में कांग्रेस के जो मत आए हैं या जो बढ़त है, वो इस ओर जरूर इशारा कर रहा है कि अगर
8 से 10 राउंड तक में अगर बढ़त लगभग इसी तरह भी बरकरार रहती है, मतलब जितना जितना बढ़त है उतना उतना भी बरकरार रहता है, तो अगर 1900 की बढ़त अगर 10 राउंड में भी होती है तो 20,000 तो ऐसे ही हो गए। तो अगर हम देखें तो करीब करीब बढ़त अगर इसी तरह से रहती है तो एवरेज जो मुझे लगता है कि 20,000 या उससे प्लस अंतर हो सकता है, लेकिन उलट फेर अगर होता है तो फिर देखना होगा किसकी शाह होती है और किसका मात। आसिफ। बिल्कुल। मुकेश जी, आपसे एक सवाल। मुकेश जी, एक तरफ तो मैंने आपसे पूछा था कि शुरुआत तो देखिए, टॉस तो अभी जो पहला राउंड हुआ उसमें तो पिछड़ गए आप, लेकिन आप ही ने कहा कि अभी 18 राउंड की काउंटिंग बाकी है, और मैं पूरी तरह से उसमें साथ हूं आपकी, ठीक है 18 राउंड की काउंटिंग बाकी है। लेकिन ये जो अंतर की बात आई है भंसाली जी, ये जो बड़ा एक अंतर लेके आए हैं, 40,000 वोट का अंतर, इतना तो इस सीट के इतिहास में कभी नहीं रहा। हद से हद 26 साढ़े 26,000 की लीड रही है। 40,000 से जीत होगी क्या? आप कह भी रहे थे कि प्रशासन पूरी ताकत लगा रहा है, पूरी मशीनरी झोंक दी है, तो वो सब मिला के 40,000 कर देंगे क्या? आसिफ जी, जी सर। आंकड़े देना और वो अलग बात है, हद से हद पर कुछ भी बोल देना, कुछ भी आंकड़े प्रस्तुत कर देना, ये अरे सुबह सुबह आपको हंसने का मौका दे रहे हैं, और क्या चाहिए? बताएं आधार बिल्कुल आधार बताएं, कौन सा वर्ग सर? आप मेरे बात करिएगा नितिन जी, ये बड़ी दफा लिखी जा चुकी है। नितिन जी, आप तो ऐसे कह रहे जैसे कि 19वां राउंड चल रहा हो। रुकिए ना एक मिनट नितिन जी, एक मिनट नितिन जी, एक मिनट। इनमें बात सुनने की संयम नहीं है। हाँ, अपनी बात बोलिए ना सर, बोलिए। आपने बात कर लिया, अब मेरा जवाब सुन लीजिए। हाँ, बताइए। जवाब जनता दे रही है। अरे सुन लो यार, जवाब सुन लो। नितिन जी, एक मिनट। उसके बाद बोलिएगा। कहीं ना कहीं बिना निराधार बात करने का कोई अर्थ नहीं होता, कोई भी आंकड़े बोल दो। अरे तो आधार आप दे दीजिए ना सर। मैं आपसे पूछता हूँ मुकेश जी, बताइए, ब्रह्मानंद नेताम जीतेंगे तो कितने वोट से जीतेंगे, बताइए। आसिफ जी, पूरा का पूरा आदिवासी समाज यदि सड़क पे आया है तो उसका कारण कौन है, कौन दोषी है? आदिवासी समाज। अरे फिर चर्चा उसी में चली जाएगी कि आपने ननकी राम कंवर की रिपोर्ट दे रखी है कोर्ट में, फिर आप कहेंगे सेक्रेटरी की रिपोर्ट नहीं रखी। सर अरे मुकेश जी सुनिए तो सही, इतना बता दीजिए, नेताम साहब अगर जीतेंगे तो क्या अंतर रहेगा? अरे अशोक जी, सीनियर आदमी, आप रोक दीजिए दोनों को, एक बार झलक दीजिए दोनों को, क्या दिक्कत है? मैं आप सबको रोक रहा हूं, मेरे सहयोगी सत्या के पास कुछ अपडेट है, मैं आपको रोक रहा हूं, सभी को रोक रहा हूं। जी सत्या, बताइए। आसिफ, 2400 से ज्यादा की लीड हो गई है कांग्रेस प्रत्याशी की। 2400 से ज्यादा की लीड कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी की हो चुकी है भानु प्रताप विधानसभा क्षेत्र में। मतलब कांग्रेस लगातार आगे चल रहा है। दूसरे राउंड की गिनती का आधिकारिक अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है, लेकिन जो जानकारी भीतर से निकलकर आई है उसके मुताबिक 2400 से अधिक वोटों से सावित्री मंडावी आगे चल रही हैं। आसिफ। ठीक है अशोक जी, सवाल अब आपसे ही रहेगा, क्योंकि लगातार सावित्री मंडावी जी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि जब हमारे संवाददाता भी जमीनी स्तर पे बात कर रहे थे, लोगों से, जनता से बात कर रहे थे, तो चुनावी मुद्दों से ज्यादा हावी वहां के लोकल मुद्दे, विकास के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे होते हुए नजर आए थे। लेकिन अब जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि चुनावी मुद्दे कहीं ना कहीं हावी हुए? क्या उससे असर पड़ा है इन वोटों पे? कुछ तो असर पड़ा है ना। और हाँ, मेरा जो अपना आकलन है, मुख्यमंत्री जी ने काफी मेहनत की है, उसका असर पड़ा है। वहां के स्थानीय कांग्रेसी ने भी काफी। अशोक सर, एक मिनट बस, सॉरी सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। इस वक्त सत्या हमारे सहयोगी, उनके पास अपडेट है। जी सत्या। आसिफ, दूसरे नंबर पे अकबर राम आ गए हैं। देखिए, बड़ा दिलचस्प मुकाबला होता जा रहा है, और जैसे जैसे रुझान आते जा रहे हैं वैसे वैसे मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। दूसरे नंबर पे अकबर राम आ गए हैं और तीसरे नंबर पे बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम चले गए हैं। और हम बता भी रहे थे, हमारे सहयोगी जो है गौतम भी बता रहे थे कि दुर्गकोंदल क्षेत्र से जब ईवीएम से गिनती शुरू हुई है तो कुछ भी उलटफेर हो सकता है। ताजा आंकड़े लेकर आए हैं अपने दर्शकों के लिए गौतम, क्या है ताजा आंकड़े? देखिए, दूसरे राउंड में
भाजपा जो है तीसरे नंबर पे चली गई है और 2473 मतों से अकबर खुर्राम यानी सर्व आदिवासी समाज का जो प्रत्याशी है 2473 मत मिले अब तक राउंड मिले। इसका मतलब जैसा हम शुरू से जो आकलन कर रहे थे कि दुर्ग कोंडल का जब बेल्ट में जो निकलेगा उसमें अकबर खुर्राम आगे रहेंगे, सेकंड राउंड में ये साबित हो चुका है। अच्छा, इनको कितना मिला है अभी? 2415 सावित्री मंडावी को मिला है सेकंड राउंड में, और भाजपा को 1331। बस तीसरे नंबर पे बहुत कम वोट। तो देखिए 2400 से ज्यादा वोट दूसरे राउंड में मिला है सावित्री मंडावी को। भाजपा जो है उनको तीसरे नंबर पे लगभग 1100 के आसपास वोट मिला है और अकबर राम को राम जो है वो दूसरे नंबर पे हो गए हैं। मतलब कि अब लीड जो है वो कांग्रेस पार्टी की बढ़ती रही है। ठीक है, इस डिबेट में हर आपकी अपडेट हमको कई सवाल पूछने का मौका देती है। मैं सत्या लौट रहा हूं आपके पास। अब सीधा सवाल मुकेश जी आपसे। मुकेश जी, नितिन जी को आपने चुप तो करा दिया, नितिन जी को मैं बोलूंगा थोड़ी देर चुप रहे, लेकिन आप तो बता दो सर, ये तीसरे नंबर पर खिसक गए, आप तो दावा था जीत का। आसिफ जी, अभी 19 राउंड का टोटल गिनती होना है, दूसरा राउंड रह गए सर। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा निश्चित रूप से। 17 रहेगा, 17 राउंड है, अभी 2 ही राउंड हुए हैं और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। निश्चित रूप से आप देखेंगे जब फाइनल रिजल्ट आते आते तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी। हम अभी भी पूरे विश्वास के साथ ये कहते हैं क्योंकि हमको मालूम है कांग्रेस पार्टी किस आधार पर कह सकती है कि वहां पर चुनावी कौन सा वर्ग उनको छोड़ देने वाला है। हर वर्ग, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, आदिवासी समाज। आप कह रहे हैं कौन सा वर्ग वोट देने वाला है, तो ये सरगुजा के लोग थोड़ी है जो नीचे कांकेर में आके वोट कर रहे हैं। ये कांकेर के ही वोटर है, भानु प्रतापपुर के वोटर है जो 2 राउंड में आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से अभी 2 राउंड ही हुए हैं, आप देखते रहिए 17 राउंड बचे हैं। ठीक है मुकेश जी, 17 राउंड में भी लगातार हम बने ही रहेंगे और रुझान जनता तक पहुंचाते रहेंगे, देखेंगे क्या नतीजे सामने आते हैं। नितिन जी लगातार बने हुए हैं। नितिन जी, आदिवासी सीट है, आदिवासी महिला प्रत्याशी भी है लिहाजा, लेकिन आदिवासियों में नाराजगी भी है और इसी के चलते अकबर राम को राम दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। देखिए, आदिवासियों में नाराजगी जिस बात की थी, उस नाराजगी को भी सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र लाकर उस नाराजगी को भी दूर कर दिया है। सरकार हर उस वर्ग के साथ है, चाहे वो ओबीसी हो, आदिवासी हो, एसटी हो, एससी हो, हर वर्ग की सरकार ने चिंता की। यानी कि मानेंगे कि चुनाव से पहले विशेष सत्र लाके ये विधेयक पारित किया गया, आगे में जब बिल पास किया गया, इसी के लिए था। और जो वोट मिल रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है नींद से उठ के आए, अभी भी सोए और सप्लाई देख रहे हैं। तो मोदी जी ने सारी चीजों पे तो जीएसटी और टैक्स लगा दिया, सबका कर रहे हैं। लीड मिला गुजरात करने वाले बड़ी बात। ये बहुत बड़ी लाइन निकल के आई कि क्या भानु प्रतापपुर की हार के बदले अब कांग्रेस को गुजरात का हवाला दिया जाएगा क्या, या गुजरात की वो बर्फी आगे रखी जाएगी कि क्या कोई बात नहीं, भानु प्रतापपुर में हारे तो ये लीजिए गुजरात अपने पास वापस आ गया। मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास। नितिन जी, मुकेश जी आप भी रुकिए ना 1 मिनट। नितिन जी मुकेश जी 1 मिनट। अरे सर 1 मिनट नितिन जी मुकेश जी, वो ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे नील नहीं है, वरना नील नितिन मुकेश हो जाता। नितिन जी मुकेश जी 1 मिनट रुक जाइए सर, अशोक जी है हमारे साथ। अशोक जी, आपसे मेरा सवाल, अब तक एक सवाल था कि अकबर राम को राम आएंगे तो किसके वोट काटेंगे। कम से कम दूसरे राउंड में ये बता रहे हैं कि अकबर राम को राम बीजेपी के वोट काट रहे हैं, सावित्री मंडावी तो लीड लिए हुए हैं, सीधा अकबर राम को राम टक्कर ले रहे हैं सावित्री मंडावी से। हालांकि ये बात ठीक है कि दुर्ग कोंडल का विकासखंड है, आदिवासी वहां भी लीड कर रहा है, तो इसी वजह से शायद अकबर राम को राम आगे हैं। किसके वोट काट रहे हैं? अभी तो लग रहा है वैसे कि बीजेपी का वोट काट रहे हैं, लेकिन आप आगे देखते जाइएगा ये दोनों पार्टी के वोट काटेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही पार्टी के वोट काटे। ठीक है, लेकिन कहा यह भी जा रहा था कि पिछली बार जब चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी थे, करीब 9000 वोट वहां के भी थे, वो वोट ट्रांसफर होके जाएंगे, वोट काटने की सिचुएशन कम बनती दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे स्थिति जो है वो कुछ उलट ही नजर आ रही है। अशोक जी मुझसे पूछ रही? हाँ, जरा क्वेश्चन रिपीट कर दे। अशोक जी, पिछली बार आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी थे चुनावी मैदान में, करीब 9000 वोट उन्हें मिले थे, वो वोट ट्रांसफर होके
अकबर जी के खाते में जाएंगे, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन यहाँ पे स्थिति कुछ और ही उलटफेर नजर आ रही है। ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के वोट काटते हुए अकबर जी नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी मैं ये जैसा कह रहा हूं, दो तीन राउंड और हो जाने दे दिए, तब ये पता चलेगा। और ऐसा नहीं है कि 9,000 उनका वोट मिला था तो सीधा ट्रांसफर कांग्रेस के पास हुआ है, ऐसा नहीं। ये कुर्राम के पास हुआ है। अभी आगे आने दीजिए, देखिए आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी। जी सर, बहुत धन्यवाद है आपका। अशोक सर, मुकेश जी, नितिन जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभी धीरे धीरे जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते जाएंगे, चीजें बहुत हद तक साफ होती जाएंगी। ब्रेक लेंगे, लेकिन उसके पहले बड़ा अपडेट है। गुजरात चुनाव से लेकर विधानसभा सीटों पे ये चुनाव की मतगणना जारी है। कांग्रेस 33 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं बीजेपी की भी बात करेंगे। आम आदमी पार्टी 8 सीटों पर आगे चल रही है। आम आदमी ने 2 की बढ़त बना ली है। वहीं हिमाचल की बात करें तो बीजेपी 34 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस की बात करें 31 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कि बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, अन्य 3 सीट पे आगे।